डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के नए आंकड़ों से स्पष्ट है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.4% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें विनिर्माण सेवाएं और सरकारी व्यय वृद्धि को गति मिलेगी। जाहिर है, इसका असर नौकरी, महंगाई, आमदनी, कर्ज, कर और सरकारी सुविधाओं पर पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में कृषि से जुड़े रोजगार में बढ़ोतरी हो सकती है। 7% या उससे अधिक दर का मतलब यही है। दूसरी ओर तेज जीडीपी से मांग बढ़ती है, जिससे यदाकदा महंगाई का दबाव बनता है। अगर विकास दर संतुलित रहे तो आपूर्ति बढ़ने से महंगाई काबू में रहती है। कहा जा सकता है कि आम आदमी के लिए बहुत तेज विकास दर का मतलब महंगाई का खतरा होता है। वहीं इसकी धीमी रफ्तार से आमदनी प्रभावित होती है। लिहाजा मध्यम और स्थिर विकास आंकड़ा सबसे अच्छा माना जाता है। कर संग्रह और राजकोषीय घाटे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। व्यापक अर्थव्यवस्था और आगामी केंद्रीय बजट दोनों के दृष्टिकोण से यह अच्छी बात है। जीडीपी दर के समांतर महंगाई काबू में रहे तो केंद्रीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटा सकता है, जिसका सीधा असर कर्ज की किस्त पर पड़ सकता है। साथ ही सरकार को मिलने वाला कर राजस्व बढ़ सकता है, जिससे ढांचागत और समाज कल्याण की योजनाओं पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। शेयर बाजार में तेजी से म्यूचुअल फंड, भविष्य निधि आदि पर सकारात्मक असर हो सकता है। जीडीपी की दर 2024-25 में 6.5% की तुलना में अधिक है और यह मुख्य रूप से विनिर्माण और सेवाओं में वृद्धि के सुधार का नतीजा है। दूसरी ओर नवीनतम आंकड़ों को लेकर चर्चा में कई पहलुओं की अनदेखी हो रही है। कुछ महीने बाद आने वाले जीडीपी के अंतिम आंकड़े उनसे प्रभावित दिखेंगे। जीडीपी के आंकड़ों में अवैतनिक श्रम जैसे घरेलू काम, पर्यावरणीय क्षति, आय असमानता और गैर बाजार लेन देन जैसे स्वयंसेवा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को नहीं गिना जाता। जीडीपी देश की औसत आय बताता है, लेकिन यह नहीं दिखाता कि धन का वितरण कितना असमान है। उच्च जीडीपी के बावजूद समाज के एक बड़े हिस्से का जीवन स्तर निम्न हो सकता है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं जैसे निजी खपत के लिए उत्पादित वस्तुएं स्वयं सेवा को शामिल नहीं करता, जिनका बाजार में लेन देन नहीं होता और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार को नहीं दर्शाता। आपदाओं या खराब परिस्थितियों से बचने के लिए किया गया खर्च जैसे प्रदूषण, मास्क खरीदना, मरम्मत कार्य भी जीडीपी बढ़ाता है, जबकि यह असल में समाज के कल्याण में कमी को दर्शाता है। ऐसे में जीडीपी के आंकड़ों को सतत विकास का संकेतक नहीं माना जाता। यह भविष्य की
पीढ़ियों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में नहीं रखता। बावजूद इन तर्कों के जीडीपी के आंकड़ों से उम्मीद तो बढ़ी है। जरूरत इस बात की है कि अर्थव्यवस्था की ठोस मजबूती के लिए उन पहलुओं पर भी गौर किया जाए जिनकी अनदेखी हो रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस भेजे जाने पर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में है। गौरतलब है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना था। आरोप लग रहे हैं कि इसमें मतदाताओं को ही उलझा दिया गया है। अब न तो मानवीय संवेदना का ध्यान रखा जा रहा है और न ही मर्यादा का। यहाँ तक कि प्रशासनिक जवाबदेही तक नजर नहीं आती। कुछ समय पहले एसआईआर से संबंधित सुनवाई के लिए बीमार और बुजुर्ग मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया। जब इसकी शिकायत होने लगी तो जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग मतदाताओं को सुनवाई के लिए न बुलाया जाए और उनके आवास पर ही सत्यापन किया जाए। मतदाता सूची को दुरुस्त करने के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई गई उससे मतदाताओं को खासी परेशानी हुई। यह सिलसिला थमा ही था कि अब चुनाव आयोग ने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को नोटिस जारी कर दिया। कहा गया कि सेन की ओर से प्रस्तुत प्रपत्र में विसंगतियां पाई गई हैं। आयोग का तर्क है कि उनके और उनकी माता अमिता सेन की उम्र में 15 साल से भी कम अंतर है। ऐसा कैसे संभव है? सवाल यह है कि पर्यवेक्षण के दौरान भरे गए उनके प्रपत्र में आखिर किस स्तर पर गलती हुई? पश्चिम बंगाल में वर्ष 2002 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। उस सूची में अमिता सेन की उम्र 88 वर्ष दर्ज है। इस बार की मसविदा सूची में अमर्त्य सेन की उम्र 92 वर्ष लिखी गई है। आशय यह है कि वे 2002 में 69 साल के थे। इस नाते उनकी और उनकी मां की उम्र में 19 साल का फर्क है। सवाल यह है कि 2002 की सूची से इसका आंकड़ा किस स्तर पर प्रपत्र में भरा गया? अमेरिका में रह रहे अमर्त्य सेन को शांति निकेतन स्थित उनके आवास पर नोटिस भेजा गया है। उन्हें अब अपनी मां से संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे ताकि मतदाता सूची में उनका नाम बरकरार रख सके। अगर वैश्विक पहचान रखने वाले अमर्त्य सेन के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो फिर आम मतदाताओं की कौन सुनेगा? डिक्टेशन का आज का जो पीडीएफ फाइल है वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दी है और रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।